हेलो, जय हिंद भाइयों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और देख सकते हैं यहाँ पर हम कितना अच्छा डायग्राम से हम एक-एक चीज़ों को कवर किए हुए हैं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और ये काफ़ी आपका एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से हर शिफ्ट में आपके प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आइए हम एक-एक करके इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो भारत के ये भूगोल का है, इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मृदा एवं कृषि। इसमें हम क्या कवर करेंगे? मृदा एवं कृषि टॉपिक को ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम जब टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम को कवर करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें हम आईसीएआर वर्गीकरण पर बात करेंगे, कृषि के प्रकार पर बात करेंगे, प्रमुख जो क्रांतियाँ हैं जैसे नीली क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई, काली क्रांति हो गई, भूरी क्रांति हो गई, लाल क्रांति हो गया, काला क्रांति हो गया, उन सभी को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपीआई बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम मृदा की बात कर रहे हैं और कृषि की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मृदा की वर्गीकरण की, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि इंडियन आपका जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसको आईसीएआर के नाम देते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ? तो सबसे पहले इसके मुख्यालय की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ मुख्यालय है जी? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके अनुसार भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? तो 8 वर्गों में बांटा गया है, 8 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसके निर्माण की बात करते हैं, तो जो मिट्टी का निर्माण होता है वो मूल चट्टान या फिर जनक चट्टान से होता है। किससे होता है? मूल चट्टान या फिर जनक चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी का निर्माण के लिए जिम्मेवार कारक की बात करते हैं तो कौन होता है? तो आपका जलवायु होता है, जलवायु होता है, ठीक है। सबसे पहले वो चट्टान होता है, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है। कौन सी क्रिया होती है? तो जैसे धूप उगता है, ठीक है, धूप उगता है, बारिश होता है, तो धूप उगता है और बारिश होता है, आंधी चलता है, तो उसमें क्या होता है? धीरे धीरे क्रैकेज हो जाते हैं। जो भी चट्टान होते हैं उसमें क्रैक हो जाते हैं, फिर उसमें बारिश होता है, उसमें बारिश का पानी अंदर जाता है और धीरे धीरे क्या होता है? टूट जाता है। और एक ऐसा समय आ जाता है कि बहुत ही छोटा छोटा कण हो जाता है, ठीक। और जब ये छोटा छोटा कण हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं? जो भी किसान भाई लोग हैं, उसको क्या करते हैं? जोत कर और महीन कण को बना देते हैं, ठीक है। उसमें उर्वरक का या फिर खाद का प्रयोग करके, और फिर उसमें क्या करते हैं? फसल की बुआई करते हैं, और उचित समय आने पर हर एक फसल के लिए कुछ समय होता है, उसमें वो क्या करते हैं? बुआई करते हैं और फिर कटाई कर लेते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं भारत की जो प्रमुख मृदा है उसकी, तो जलोढ़ और काली की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? सबसे पहले हम काली मृदा की बात करते हैं। सबसे पहले हम किस मृदा की बात करते हैं? काली मृदा की बात करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का 15% क्षेत्रफल पाया जाता है, और प्रायद्वीपीय जो पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग है, यानी महाराष्ट्र और गुजरात है, वहाँ पर सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है। अगर इसकी बात करते हैं कि ज्वालामुखी पदार्थ और बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है, किससे? तो ज्वालामुखी पदार्थ और बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं, और प्रकृति में चिकनी होती है, जल धारण करने की इसमें क्या होती है? क्षमता सर्वाधिक होती है, और कपास के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। किस चीज़ के लिए? कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। वहीं अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, वहीं पर अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, तो जो आपका जलोढ़ मिट्टी है, क्या चीज़? जो आपका जलोढ़ मिट्टी है, भारत के 40% क्षेत्रफल सबसे उपजाऊ है। उत्तरी मैदानों और प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टाओं में ये पाया जाता है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया। इन सभी इलाकों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इन सभी इलाकों में आपका जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा किसी मिट्टी की परसेंटेज है तो आपका कौन सा है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी है। कितने भूभाग में लगभग पाई जाती है? कितने परसेंट? तो 40%। अगर हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है तो नदियों द्वारा क्या किया जाता है? जमा किए गए तलछट से इसका निर्माण होता है। क्योंकि जब नदियाँ वो बहती है तो बहती क्या हो जाती है? वो अवसाद को जमा कर देती है। एक अवसाद को क्या करती है? जमा कर देती है, और इसी से किस मृदा का निर्माण होता है? इसी से निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी का, ठीक। अगर हम बात करते हैं इसके प्रकार की, तो एक खादर होती है। क्या होती है? खादर होती है जो नई और अधिक उपजाऊ होती है। नई और अधिक उपजाऊ मिट्टी को हम क्या नाम देते हैं? खादर बोलते हैं। और ये दोनों खादर और बांगर की बात करें तो ये सभी किसी प्रकार हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार हैं। जो खादर होती है नई होती है और अधिक उपजाऊ होती है, और जो बांगर होती है वो पुरानी होती है और वो थोड़ी कम उपजाऊ होती है, ध्यान रखिएगा। और जनरली गाँव में खादर को क्या बोलते हैं? जैसे जो भी
जो भी खाद होते हैं, जो भी क्या होते हैं, जो भी खाद होते हैं या फिर अपशिष्ट जो जानवर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको खादर बोलते हैं। और जब खादर छींट देते हैं खेत में, जो खादर जब छींट देते हैं तो बढ़िया उपज होता है, ठीक है। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं खादर क्या होती है, तो नहीं होती है, और कैसी होती है, तो अधिक उपजाऊ होती है, ठीक। अगर हम बात करते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो जलोढ़ मिट्टी पोटाश में क्या होती है, समृद्ध होती है, लेकिन फास्फोरस में इसकी मात्रा कम होती है। काली मिट्टी में ध्यान रखने योग्य बात है, काली मिट्टी में स्वतः जुताई सूखने पर दरारे की क्षमता होती है, स्वतः जुताई या फिर सूखने की क्षमता होती है। कपास के लिए 210 दिन पाला रहित होना आवश्यक है, कपास की खेती के लिए 210 दिन पाला रहित दिन आवश्यक है, इस बात को क्या कीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लाल मिट्टी की या फिर लेटराइट और शुष्क रेगिस्तानी मृदा की बात करते हैं। लाल मृदा की बात करें किसकी, अगर हम लाल मृदा की बात करते हैं तो लाल मृदा आपकी 18% भूभाग पर पाई जाती है। अगर हम दक्षिणी भारत की बात करते हैं तो जो आपका कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, जो तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, क्या जो कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, ठीक है, या फिर कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गया, क्या जो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर ये लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी घाट के पीडमोंट क्षेत्र में यह पाई जाती है, कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, उस स्थानों पर पाई जाती है जहाँ वर्षा की मात्रा कैसी होती है, तो जहाँ वर्षा की मात्रा क्या होती है, तो जहाँ वर्षा की मात्रा आपकी कम होती है। जहाँ वर्षा की मात्रा कितनी कैसी होती है, तो वर्षा की मात्रा आपका काफ़ी कम होती है। कायांतरित चट्टान की अपक्षय द्वारा यह निर्मित होती है, किससे निर्मित होती है, तो कायांतरित चट्टान के अपक्षय द्वारा ये क्या होती है, तो निर्मित होती है। कायांतरित चट्टान के अपक्षय द्वारा ये क्या होती है, तो निर्मित होती है। अब हम लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो 4.6 क्षेत्रफल 4.3% भूभाग पर ही यह लेटराइट मृदा पाई जाती है। और हम बात करते हैं तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और केरल में यह लेटराइट मृदा पाई जाती है। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन प्रक्रिया से यह निर्मित होती है। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होती है, निक्षालन जो लीचिंग प्रोसेस होता है, लीचिंग प्रोसेस से किस मृदा का निर्माण होता है, तो लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लीचिंग प्रक्रिया से निर्मित सिलिका बह जाती है, ईंट या फिर इसको मिट्टी नाम देते हैं, ठीक है। और लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। शुष्क और रेगिस्तानी मृदा की बात करते हैं तो किसमें पाया जाएगा, आपका पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में पाया जाता है। वैसे स्थानों में पाया जाता है जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। लाल से भूरे रंग की इनका कलर की बात करते हैं तो या तो लाल से भूरे रंग होती है और बनावट में क्या होती है, तो रेतीली होती है और खारी होती है, ठीक है। रासायनिक गुण की बात करते हैं किसकी, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। और जल योजन पर क्या हो जाती है, जब इसमें जल जमा होता है, जब इसमें क्या होता है, जल जमा होता है, जब यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है लाल मिट्टी में, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, तो इसका कलर आपका पीला हो जाता है। इसका कलर कैसा हो जाता है, तो इसका कलर क्या हो जाता है, तो पीला हो जाता है। लेटराइट जो मिट्टी होती है, जो लेटराइट मिट्टी होती है, जो लेटराइट मिट्टी होती है वो आपका काजू के लिए, चाय के लिए, एक मिनट, जो लेटराइट मृदा होती है वो काजू के लिए, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। काजू, चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कौन होती है, तो लेटराइट मृदा होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मृदा के पोषक तत्व की, किसकी बात करते हैं, मृदा की अगर हम पोषक तत्व की बात करते हैं, मृदा की किसकी अगर हम पोषक तत्व की बात करते हैं तो मैक्रो पोषक तत्व कौन कौन होते हैं, मैक्रो पोषक तत्व की बात करते हैं कौन कौन होते हैं, तो जो नाइट्रोजन हो गया आपका, कौन आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम में हो गया और गंधक हो गया, ये सभी मैक्रो में आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, गंधक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और गंधक, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो सभी के सभी आपके मैक्रो के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो सभी के सभी आपके मैक्रो के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर इनको छोड़कर जो बाद बाकी जितने भी बच जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो पोषक तत्व बोलते हैं। दलदली या फिर पीट मृदा की बात करते हैं तो जो तटीय या फिर उच्च आर्द्रता एवं उच्च वर्षा वाले जो इलाका होते हैं वहाँ पर दलदली या फिर पीट मृदा पाई जाती है। इसमें उच्च कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं तो अगर ह्यूमस की बात करते हैं तो उच्च ह्यूमस देखा जाता है। पर्वतीय मिट्टी में क्या देखा जाता है, उच्च ह्यूमस देखा जाता है। भारतीय कृषि मृदा में आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, ध्यान रखिएगा। अगर हम कमी की बात करते हैं तो इसमें आपको नाइट्रोजन की कमी होती है। भारतीय कृषि मृदा में आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसे मैक्रो पोषक तत्व
के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। नाइट्रोजन की कमी को किसके तहत पूरा किया जाता है? तो मैक्रो पोषक तत्वों के माध्यम से पूरा किया जाता है। जैसे मैक्रो में कौन कौन होते हैं? नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, गंधक हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी अपर्दन के प्रकार की। मिट्टी अपर्दन के प्रकार की एक तो होता है आपका सीट कटाव, जिसको सीट इरोजन बोलते हैं। जब भारी वर्षा के कारण ऊपरी मिट्टी बह जाती है, क्या जब भारी वर्षा के कारण क्या होती है, जब भारी वर्षा होती है और उसके कारण जो ऊपरी मिट्टी है, वो क्या हो जाती है, जब बह जाती है, जो ऊपरी मिट्टी है वो बह जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब भारी वर्षा के कारण ऊपरी मिट्टी टॉप सॉइल जो होती है बह जाती है, इसको हम सीट इरोजन बोलते हैं, सीट कटाव बोलते हैं। यह कृषि उत्पादकता को क्या करता है? धीरे धीरे कम करता है। क्योंकि देखिए जो भी उपजाऊ मिट्टी है, अगर वो वहाँ से बह जाती है, अगर क्या होती है, अगर वहाँ से वो बह जाती है तो क्या होगा? यहाँ की उपज की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। वहाँ की जो उपज की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि बह जाने के बाद उसकी उतनी उपज क्षमता रहती नहीं है। ठीक, अगर हम गली इरोजन की बात करते हैं, गली कटाव की बात करते हैं, तो बहता जल गहरी नालियाँ बना देता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या करता है? नाली के रूप में जब बना देता है, क्या ये नाली के रूप में बहते बहते नाली के रूप में बना देता है, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम गली इरोजन नाम देते हैं। क्या इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम गली इरोजन का नाम देते हैं। तो बहता जल गहरी नालियाँ बना देता है, खेत कट जाते हैं, इसमें क्या हो जाती है? खेत की स्थिति कैसी हो जाती है? तो इसमें खेत की स्थिति क्या हो जाती है? कटा फटा जैसा हो जाता है। ठीक है, और कृषि के लिए क्या, अब इसमें कोई भी खेती होगा बढ़िया से? नहीं होगा। कृषि के लिए क्या हो जाती है? अनुपयुक्त हो जाती है। यह एक त्वरित प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। जब अचानक काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो उस स्थिति में यह देखने को मिलती है। ठीक, जो टॉप सॉइल होता है, यानी जो सबसे ऊपरी मिट्टी होती है आपकी, में ही सर्वाधिक पोषक तत्व होते हैं। टॉप सॉइल में ही क्या होते हैं? सर्वाधिक पोषक तत्व होते हैं। और सीट कटाव में जब टॉप सॉइल ही नहीं रहेगा तो उत्पादकता में क्या होता है? एक काफ़ी कमी देखने को मिलता है। उत्पादकता के लिए यह मुख्य लेकिन घातक खतरा होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम मृदा संरक्षण के प्रमुख विधियाँ की बात करें कि आखिर हम मृदा को किस प्रकार कटाव से बचा सकते हैं, तो एक तो होता है आपका समोच्च जुताई। क्या होता है? एक तो होता है समोच्च जुताई। इसमें क्या होता है कि जो भी पहाड़ी ढलान होते हैं, आपके जो भी पहाड़ी ढलानों पर समोच्च रेखाएं के समानांतर जुताई करना होता है। ठीक है, समोच्च रेखाएं के समानांतर क्या होता है? जुताई करना होता है कि यहाँ से बहेगा तो यहाँ पर रुकेगा, ठीक है, और यहाँ से बहेगा तो फिर नीचे रुकेगा, और फिर नीचे से बहेगा तो फिर इसके नीचे बहेगा। यानी अगर हम इस तरीके से समोच्च रेखाएं अगर यदि जुताई नहीं करते हैं तो क्या होगा? डायरेक्ट बहकर नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं? सीढ़ीनुमा बना देते हैं। सीढ़ीनुमा भी नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसे ऐसे समानांतर एक दूसरे के कर देते हैं, समोच्च कर देते हैं, ताकि उसको हम क्या कर सकें? उसकी उर्वरता शक्ति को हम रोक सकें। ठीक है, अगर हम सीढ़ीदार खेती की बात करते हैं, तो इसमें जनरली देखने को ये मिलता है कि सीढ़ी के आकार में, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि सीढ़ी के रूप में देखने को मिलता है कि जैसे इस प्रकार यहाँ पर हम खेती कर लिए, फिर थोड़ा सा छोड़कर नीचे हम क्या कर लिए? खेती कर लिया, और फिर उसके नीचे हम खेती कर लिया। ठीक, तो खड़ी ढलानों में जनरली कहाँ देखने को मिलता है? जो खारा ढलान होता है, खड़ी ढलानों पर चौड़े समतल कदम स्टेप्स बनाना, विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की खेती देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मल्चिंग की बात करते हैं, तो मल्चिंग में जनरली क्या होता है? तो मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली ज़मीन को जैविक सामग्री यानी पुआल से क्या करते हैं? हम उसको ढक देते हैं। आप देखे होइएगा, जब भी हल्दी, या फिर अगर आप गाँव के अगर किसान भाई होंगे, ठीक है, किसान भाई के बेटे होंगे, तो ध्यान रखिएगा कि जनरली क्या होता है कि जब आदि बोते हैं, ठीक है, जब आदि या फिर हल्दी की बुआई किया जाता है, तो देखिएगा उसको हम क्या करते हैं? उसको हम ढक देते हैं। जैसे ईख का जो भी वो होता है, पतलो होता है, उसका जो छिलका होता है, उससे हम क्या करते हैं? या फिर पुआल से हम उसको ढक देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो बीच का जो नमी है जो मान लीजिए अगर यहाँ हम खेती कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम कृषि कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बुआई कर रहे हैं, फिर यहाँ पर बुआई कर रहे हैं, तो बीच की नमी गायब ना हो जाए, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पुआल वगैरह का प्रयोग करते हैं, पुआल का, पतलों का, जो कुछ भी है उसके हम आप कमेंट करके बता सकते हैं। हल्दी और आदि के अलावा किस चीज़ की खेती में इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। अब हम पट्टीदार खेती की बात करते हैं। तो फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगा दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगा दिया जाता है। क्यों भाई? ताकि हवा के क्या करती है? जब भी हवा बहती है तो क्या करती है? हवा बहती है तो उस समय जो
मिट्टी के कण होते हैं एक जगह से दूसरी जगह बह नहीं पाते हैं। किसके कारण? तो हवा के कारण। यानी उस घास के पट्टी के कारण, घास की पट्टी क्या करती है? मृदा को जकड़ के रखती है, बांध के रखती है ताकि ये भागे नहीं, और इसलिए क्या करती है? इरोजन में हमारी मदद करती है। एक होती है आपका पवनरोधी पट्टी, शेल्टर बेल्ट। तटीय जो और शुष्क जो क्षेत्र होते हैं जहाँ हवा की गति बहुत तीव्र होती है, उसको रोकने के लिए, मृदा के अपवाह को रोकने के लिए, मृदा संरक्षण करने के लिए पेड़ों को क्या किया जाता है? कतार में लगाया जाता है। कतारों में लगाना एक अत्यंत ही प्रभावी संरक्षण विधि है, ठीक है। जिसमें क्या हो जाता है, मान लीजिए हम ऐसे ऐसे पेड़ लगा लिए हैं और यहाँ पर बगल में हमारा खेत है, तो जब भी मिट्टी अगर बहेगा, इधर से हवा चल रहा, तो जब भी मिट्टी बहेगा तो फिर जो पेड़ है, अगर हम जो कतार में लगाए हों, क्या करेगा? रोक लेने का काम करेगा। क्या करेगा? रोक लेने का काम करेगा। और मान लीजिए अगर अपोजिट डायरेक्शन से हवा बह रहा था, सबसे पहले हवा की गति को क्या करेगा? कम कर देगा। हवा की गति को कम कर देगा, जिससे जो भी मृदा का जो क्षरण होने वाला है बहुत ही कम होगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं भारत में फसल ऋतु, क्रॉप सीजन क्या होता है, ठीक है। अगर हम खरीफ की बात करते हैं, ठीक है, किसकी? अगर हम खरीफ की बात करते हैं, एक मिनट, तो बुआई कब होती है? तो जुलाई में होती है। बुआई कब होती है? तो जुलाई में होती है। और कटाई की बात करते हैं तो सितंबर अक्टूबर में इसकी क्या हो जाती है? सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। सितंबर अक्टूबर में क्या हो जाती है? तो इसकी कटाई हो जाती है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी खरीफ की प्रमुख फसल की, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख कर ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा? इसको आप लिख कर ही याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल हो गया यानी धान हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया। प्लीज़ इसको क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको रट लीजिएगा, ठीक है। चावल हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया और मूंगफली हो गया। सभी के सभी कौन सा फसल है? तो ये सभी के सभी खरीफ फसल है। उसके बाद रबी फसल की बात करते हैं, किसकी? अगर हम रबी फसल की बात करते हैं तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, मटर हो गया, जीरा हो गया और अरंडी हो गया। ध्यान रखिएगा, गेहूँ जो है सबसे फेमस जो है, गेहूं की बात करें, जौ की बात करें, चना की बात करें और सरसों की बात करें, इन चारों को आप कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिएगा, ठीक। जायद फसल किसको बोलते हैं? तो जो रबी और खरीफ के बीच में बोया जाता है, ठीक है, बहुत छोटा समय के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम जायद फसल बोलते हैं। क्या? उसी को हम क्या करते हैं? उसी को हम जायद फसल बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम जायद फसल बोलते हैं। जैसे आपका गर्मी के दिन में तरबूज की खेती हो गया, खरबूज की खेती हो गया, ककड़ी हो गया, चारा की फसलें हो गया, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी के सभी जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो जायद फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक। बाप रे बाप, कितना गर्मी है जी। अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो खरीफ फसलें मुख्य रूप से मानसून बारिश पर निर्भर होती है। जो खरीफ फसलें होती है मुख्य रूप से किस पर निर्भर होती है? तो मुख्य रूप से आपका मानसूनी बारिश पर निर्भर होती है। जबकि रबी फसलों के लिए सर्दियों हल्की बारिश और सिंचाई अत्यंत लाभदायक होती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कृषि प्रणाली की। एक होता है आपका कृषि प्रणाली की बात कर लेते हैं कि मतलब कृषि करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी विधि होता है। आदिम निर्वाह खेती, प्रिमेटिव सब्सटेंस होता है। आदिम यानी आदि मानव से संबंधित है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आदिम हो गया, उसमें क्या किया जाता है? छोटे टुकड़ों पर होती है, छोटे टुकड़ों पर, यानी ज़मीन के छोटा सा टुकड़ा में ऐसी खेती होती है। परिवार समुदाय के श्रम इस पर आधारित होता है। प्राकृतिक उर्वरता और मानसून पर निर्भर होते हैं, मतलब अलग से कोई पानी उनी नहीं पटाएगा, कोई उर्वरक का या फिर खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि यह छोटे टुकड़े पर किया जाता है। परिवार समुदाय के श्रम पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें ट्रैक्टर वैक्टर कुछ नहीं चलता है, जो भी सदस्य हैं वहीं कमाएंगे वहीं, ठीक है। और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक पर निर्भर होता है। और इसमें जो सबसे फेमस है वो आपका एक कर्तन एवं दहन कृषि है, स्लैश एंड बर्न। काट दीजिए और उसको जला दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेड़ पौधा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पेड़ पौधा है, ठीक है, और खेती करना है, तो इसको क्या करते हैं? लोग काट देते हैं और उसको जला देते हैं, उसको काट देते हैं। जैसे आप देखे हुए गन्ना की खेती को क्या करते हैं? गन्ना के खेत में गन्ना की कटाई करने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। जैसे पंजाब या हरियाणा में देखने को मिलता है कि वो ये गेहूँ या फिर धान की खेती के बाद जो पराली होते हैं उसको जला देते हैं, पराली जो होता है उसको जला देते हैं। तो ऐसे देखने को मिलता है। कर्तन दहन कृषि करते हैं, स्लैश एंड बर्न कर देते हैं, ठीक है, काट देते हैं और फिर उसको जला देते हैं। इसका मुख्य रूप है स्लैश एंड बर्न। किसका रूप है? आदिम निर्वाह खेती का रूप है, ध्यान रखिएगा। अगर हम गहन निर्वाह खेती की बात करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस की बात करते हैं, तो भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में ये होती है, जहाँ कम भूमि होता है और अधिक जनसंख्या होता है। उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में
एक गहन निर्वाह खेती किया जाता है। उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक और सिंचाई का अधिक उपयोग किया जाता है। इसमें सिंचाई और जो आपके उर्वरक होते हैं उसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। पीढ़ियों के बीच भूमि बंटवारे से जोत का आकार कैसा हो जाता है, तो जोत का आकार इसमें छोटा हो जाता है। जोत का आकार कैसा हो जाता है, तो छोटा हो जाता है। अगर हम अंतर की बात करते हैं तो आदिम खेती केवल परिवार के भरण पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है, जबकि जो गहन निर्वाह खेती होता है सीमित भूमि से अधिकतम उपज के लिए इनपुट को क्या करती है, सघन उपयोग करती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि वाणिज्यिक और मिश्रित खेती की। तो वाणिज्यिक जो कृषि होती है, जो आपका वाणिज्यिक कृषि होती है, बड़े क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक फसल होती है। उच्च उपज वाले बीजों, इसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बीज का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। रोपण जो कृषि होता है, जो रोपण कृषि होता है, प्लांटेशन, इसमें किस किस चीज़ का उत्पादन होता है, जैसे चाय का हो गया, कॉफ़ी का हो गया, रबर का हो गया, गन्ना का हो गया, केला का हो गया आदि, ये सभी के सभी वाणिज्यिक खेती में आते हैं। इसमें जो किसान भाई को होता है नगद की प्राप्ति होती है ज़्यादातर। ठीक है, चाय बेचकर, कॉफ़ी बेचकर, और ये क्या करते हैं, इसका उपभोग बहुत कम कर पाते हैं। मान लीजिए कोई चाय का किसान है, ठीक है, चाय उत्पादन करना, तो कितना चाय पी जाएगा जी, कितना चाय पी जाएगा। लेकिन वहीं कोई धान उपजा रहा है, गेहूँ उपजा रहा है, तो उसमें तो अधिकतम चीज़ों को क्या कर लेता है, अगर मतलब ज़्यादा भूमि नहीं है तो ज़्यादा उपभोग तो खुद कर लेगा। लेकिन इस प्रकार की जो खेती होता है, जैसे मान लीजिए आप गन्ना की खेती किए हैं, ईख का खेती किए हैं, तो कितना गन्ना खाइएगा आप, मुश्किल से 10 को खाइएगा, 20 को खाइएगा, 50 को खाइएगा, ज़्यादा थोड़े खाइएगा, बाद बाकी तो बेच दीजिएगा ना, उससे आपको नगद की प्राप्ति होती है। ठीक, मिश्रित खेती किसको बोलते हैं, तो जब हम मिश्रित खेती की बात करते हैं जिसमें फसल उगाना और पशुपालन क्या होती है, दोनों शामिल होती है। वैसा खेती जिसमें आपका कृषि भी उगा रहे हैं और फसल और पशु को भी पाल रहे हैं, उसको हम मिश्रित खेती बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको मिश्रित खेती बोलते हैं। आय के विविध स्रोत और जोखिम कम करना होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किस साल आपका उत्पादन कम हुआ, तो फिर उसकी पूर्ति आप किससे कर लेंगे, दूध बेचकर कर लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए जब आपका दूध उत्पादन नहीं हो रहा है तो और उपज सही हो गया, तो फिर मतलब आय को स्थिर रखने के लिए लगभग इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें जोखिम भी कम किया जाता है। ठीक, वाणिज्यिक खेती की बात करते हैं तो पूंजी गहन, कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसमें अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और आधुनिक इनपुट पर अत्यधिक निर्भर होता है। जबकि मिश्रित खेती कृषि और पशुपालन का एक संतुलित मॉडल है। मिश्रित खेती किस चीज़ का एक संतुलित मॉडल है, तो कृषि और पशुपालन का क्या है, तो एक संतुलित मॉडल है। ठीक उसी प्रकार बात करते हैं बुआई की उन्नत तकनीकी की, तो इस मिश्रित फसल में अगर हम बात करते हैं, मिश्रित फसल की बात करते हैं, तो दो अलग अलग फसलों के बीच एक मिनट ध्यान रखिएगा, मिश्रित खेती में क्या होता है, दो अलग अलग फसलों के बीज को बुआई से पहले ही मिला दिया जाता है। क्या बुआई से पहले ही क्या किया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है। खेत में बीजों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। मतलब मान लीजिए हमको क्या बोना है, हमको क्या करना है, गेहूं के साथ साथ सरसों बोना है, हमको क्या करना है, गेहूं के साथ साथ सरसों बोना है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि गेहूं और सरसों को आपस में मिला दें और उसके बाद ले जाकर खेत में छींट दें। ठीक है, ले जाकर खेत में छींट दें, तो उसमें तो कोई पैटर्न नहीं ना होता है कि मान लीजिए एक लाइन में खाली गेहूँ होगा, जरूरी थोड़ी है कि जब हम आपस में मिला दिए हैं, तो जब हम आपस में मिला दिए तो हो सकता है कि यहाँ गेहूँ है, फिर यहाँ सरसों है, फिर सरसों है, फिर गेहूँ है, फिर सरसों है, फिर गेहूँ है, सरसों गेहूँ, ऐसे होगा। ठीक है, मतलब कोई निश्चित पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। यहाँ आपका सरसों हो गया, फिर गेहूँ हो गया, फिर गेहूँ हो गया, फिर आपका ये सरसों हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अंतर फसली किसको बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग किसको बोलते हैं, एक ही भूमि पर क्या किया जाता है, एक ही भूमि पर एक दूसरे के निकट दो या दो से अधिक फसलों को उगाया जाता है और इसमें एक निश्चित पैटर्न होता है। जैसा ए लाइन में मान लीजिए खाली अगर गेहूँ है तो खाली गेहूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए एक लाइन में हम खाली क्या किए हैं, आलू बोए हैं, उसके बाद अगले लाइन में मक्का बोए हैं, फिर हमने क्या किया कि आलू बो दिया, क्या किया, फिर हमने क्या किया, आलू बो दिया, और फिर अगले लाइन में क्या किया, मक्का बो दिए, फिर हम अगले लाइन में क्या किए, आलू बो दिए। ठीक है, और फिर हम क्या किए, मक्का बो दिए। इसमें मिलाया नहीं जाता है, देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अंतर फसली में, इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, बीजों को आपस में नहीं मिलाते हैं और इसमें एक निश्चित पैटर्न होता है, एक निश्चित कतार होता है। ठीक है, द गोल्डन लाइनिंग, अरे यार, अगर हम रणनीतिक रूप से अंतर फसली जो इंटरक्रॉपिंग होता है में बीजों को एक निश्चित पैटर्न में बोया जाता है जिससे दोनों फसलों को पर्याप्त धूप मिलता है और मिट्टी के पोषक तत्व मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक मिनट रुको भाई। हाँ, भारत में प्रमुख कृषि क्रांति की बात कर लेते हैं। क्या भारत में प्रमुख कृषि क्रांति की बात करते हैं, तो भारत में प्रमुख कृषि क्रांति की बात करते हैं तो कौन सा क्रांति किससे संबंधित है, तो जो काला क्रांति है, जो ब्लैक
रिवॉल्यूशन है, काला जो क्रांति है किससे संबंधित है? तो जो आपका काला क्रांति है वो आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। काला क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, काला क्रांति किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ये हो गया काला क्रांति। ठीक है, काला क्रांति किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। अगर हम ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, नीली क्रांति किसकी? अगर हम नीली क्रांति की बात करते हैं तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपके मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। उसके बाद अगर हम भूरी क्रांति की बात करते हैं, किसकी? उसके बाद अगर हम भूरी क्रांति की बात करते हैं तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति आपका चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद एक होता है आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वर्णिम बोलते हैं, स्वर्णिम क्रांति बोलते हैं। स्वर्णिम क्रांति फल या फिर शहद से उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन बोलते हैं फल या फिर शहद से उत्पादन। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो जो हरित क्रांति है वो आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रे रिवॉल्यूशन की, ये ग्रे रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ये किससे संबंधित है? आपका ग्रे रिवॉल्यूशन जो है फर्टिलाइजर से संबंधित है, यानी उर्वरक से संबंधित है। ये आपका ग्रे रिवॉल्यूशन हो गया। और किसी को भाई को अगर हिंदी मतलब ग्रे का अगर एग्जैक्ट हिंदी याद आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पिंक रिवॉल्यूशन की, यानी आपका अगर हम गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो गुलाबी क्रांति की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्याज से संबंधित हो गया या फिर झींगा उत्पादन से संबंधित होता है। अगर हम लाल क्रांति की बात करते हैं, अगर हम लाल क्रांति की बात करते हैं तो आपके मांस या फिर टमाटर उत्पादन से संबंधित हो जाता है। अगर हम बात करते हैं रजत क्रांति की, ठीक है, तो अंडा या फिर पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित होता है। अगर हम व्हाइट क्रांति की बात करते हैं यानी सफ़ेद क्रांति की बात करते हैं, ठीक है, सफ़ेद क्रांति की बात करते हैं तो ये आपका मिल्क या फिर डेयरी से संबंधित होता है। मिल्क या फिर डेयरी से संबंधित होता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित होता है? और भारत में आपका क्या बोलते हैं, क्या प्रश्न आया था मेरे मन में कि ऑपरेशन फ्लड आपका मिल्क से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? मिल्क उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं? हाँ, श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं और हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? आपको कमेंट करके बताना है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन यानी सदाबहार जो क्रांति होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य जो होता है भारत में कृषि क्षेत्र का समग्र विकास और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम भूमि से समृद्धि तक अब तक का जो चक्र पढ़े हैं। तो ये आपका एक तो मृदा पढ़े हैं हम, अब तक पढ़े क्या क्या? तो मृदा पढ़े हैं और मृदा में हम लगभग 8 प्रकार को कवर किए हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी कौन कौन से फसल होता है? खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद हो गया, भूमि के दबाव, गहन वाणिज्यिक फसल देखे हैं, किसान कौन कौन से प्रणाली अपनाते हैं, और उसके बाद जब उसमें अधिक उत्पादन होता है तो एक विशेष प्रकार की क्रांति जन्म लेती है, जैसे हम बात करते हैं हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की, पीली क्रांति की। ठीक है, तो इसके माध्यम से भारत ने विभिन्न क्षेत्रों तक आत्मनिर्भरता क्या की? हासिल की है। ठीक है, भारतीय कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह देश की मिट्टी, जलवायु, मानव श्रम और वैज्ञानिक नवाचार का एक जटिल क्या है? संतुलन है। ठीक है, और इसके साथ ये हमारा ये सेशन समाप्त होता है। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रहे इस बार सपना को अपना बना कर नहीं रहना है। जो आपका सपना है वर्दी का जो सपना है उसको एकदम हासिल करके रहना है। जितना मेहनत की ज़रूरत पड़े उतना मेहनत लगाइए। ठीक है, एक बार सिलेक्ट हो जाइए, उसके बाद जो मन करे सो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आपको यह वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो कुछ भी लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, कमेंट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।